Reading text 2, secondary English, Reflections on the Reawakening East, मशरिक की अस्तर नौ बेदारी पर रोशनी. A chapter written by Bertrand Russell. So Bertrand Russell was a Nobel Prize holder in literature, and he was a great mathematician, a scientist, a politician, a philosopher, historian. So I have already discussed this chapter. I have already told you the summary of the chapter. You can find the link in the description. And today I am going to do the line by line Urdu translation of this chapter because of the request of my respectable subscribers and students. So on page 19 you can find it on your second year textbook. So the reawakening of the East is one of those enormous movements that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. मशरिक की असर बेदारी कुछ ऐसे बहुत बड़ी तहरीकों में से एक है जिसको पूरी तरह से समझा जा सकता है अगर उसको एक वसी तारीख़ी पस मंज़र पर हम देखें. Alternations of powers between East and West have occurred throughout the last 200,000 years and more. ताकतों की तब्दीली मशरिक़ से मग़रिब में गुज़िश्ता 2000 सालों से और उससे पहले से हो रही है. इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री द ईस्ट प्रीडोमिनेटेड. शुरुआत की तारीख़ में मशरिक़ को गलबा हासिल था. इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल दैन द वेस्ट. ये ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता और ज़्यादा ताकतवर थी मग़रिब से. द वेस्ट हाउएवर acquired द लीड इन civilization with the rise of Greece and in power with the conquest of Alexander. मग़रिब ने किसी तरह से तहज़ीब में तरक्की हासिल कर ली यूनान के उरूज के साथ, और ताकत में तरक्की हासिल कर ली है. ताकत में वो आगे बढ़ गए. ताकत में उनको क़यादत मिल गई विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर आज़म की फतूहात के साथ. फ्राम दैट टाइम until the fall of Rome, that is to say for some 7 or 8 centuries, the West was dominant both in power and in culture. उस वक्त से लेकर रोम के ज़वाल तक, कहा जाना चाहिए कोई 700 से 800 सालों तक, मग़रिब डोमिनेंट रही, ताकतवर रही, पावर में भी, कल्चर में भी, ताकत में भी और सकाफ़त में भी. इट्स लॉस्ट हिज पोजीशन थ्रू द वॉर्स बिटवीन रोमन्स एंड जर्मन्स. उसने आखिरकार अपनी ये पोजीशन, अपना ये मकाम खो दिया जब जंग हुई रोमियो और जर्मन्स के बीच में. द जर्मन्स सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग रोमन पावर बट नॉट इन एक्वायरिंग अ सिमिलर पोजीशन फॉर देमसेल्व्स. जर्मन कामयाब तो हो गए रोमी ताकत को तबाह करने में, लेकिन अपने लिए वैसी दूसरी एक पोजीशन या मकाम नहीं बना पाए. विद द वेस्ट दस अनइनफीबल्ड लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर पास टू द ईस्ट. मग़रिब के इस तरह से कमज़ोर पड़ जाने के बाद क़यादत ताकत में और सकाफ़त में वो मशरिक़ की तरफ पास हो गई. वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ वॉट हैड बीन द रोमन एम्पायर वर कंक्वर्ड बाय इस्लाम, which in the great days of the caliphate had an empire considerably larger than that of Rome in its greatest days. रोमी सल्तनत के बहुत बड़े हिस्से जिसको इस्लाम ने फ़तह किया ख़िलाफ़त के अजीम दिनों में, तो इस्लाम तो उनके पास एक एम्पायर थी, इस्लाम के पास एक सल्तनत थी जो रोम के अजीम दिनों में जो सल्तनत थी उससे भी काफ़ी बड़ी थी. द चाइनीज़ एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द टैंग डायनेस्टी वॉज इक्वली ग्लोरियस एंड इक्वली एक्सटेंसिव. चाइनीज़ सल्तनत टैंग डायनेस्टी की शुरुआत के दौर में उतनी ही कुशादा और उतनी ही एक शानदार तहज़ीब उनकी वहाँ पर मौजूद थी. द सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट इक्वल ओनली मिलिट्री बट साइंस, फिलोसफी, पोइट्री एंड द आर्ट्स आल्सो फ्लोरिश्ड इन चाइना एंड द मोहम्मदन वर्ल्ड एट अ टाइम व्हेन यूरोप वॉज संक इन बार्बरिज्म. मशरिक़ की बढ़तरी सिर्फ अफवाज के लिहाज से नहीं थी, लेकिन साइंस, फ़लसफ़ा, शायरी, फ़न, ये सब के सब फले फूले चाइना में और मोहम्मदन दुनिया में, मुसलमान दुनिया में, उस वक्त जब यूरोप डूबा हुआ था बारबरिज्म मतलब जाहिलियत में, बर्बरियत में. यूरोपियंस विद अनपार्डनेबल इंसोलरिटी कॉल दिस पीरियड द डार्क एजेस. यूरोपियंस अपने नाकाबिले मुआफ़ी ग़ुलामी के साथ इस पीरियड को पुकारते हैं तारीक दौर. बट इट वॉज ओनली इन यूरोप दैट इट वॉज डार्क, ओनली इन द क्रिश्चियन यूरोप, फॉर स्पेन विच वॉज मोहम्मदन हैड अ ब्रिलियंट कल्चर. लेकिन ये सिर्फ यूरोप था जो कि तारीक था, यकीनन सिर्फ क्रिश्चियन यूरोप. लेकिन स्पेन
भी यूरोप में था, लेकिन वो मोहम्मडन था, उसमें इस्लाम था, तो उसका एक ब्रिलियंट, एक शानदार सकाफत उसकी थी। द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउ एवर ग्रेजुअली क्लाइम्ड आउट ऑफ द एबिस ऑफ बारबेरिज्म। मगरबी दुनिया किसी तरह से बाहर निकल आई, रफ्ता रफ्ता करके बाहर निकल गई ऑफ द एबिस ऑफ बारबेरिज्म, बर्बियत के गार से। कोलंबस एंड वास्को डे गामा वर द पायनियर्स ऑफ द न्यू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म एंड साइंटिफिक टेक्निक वॉज इट्स मेन वेपन। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा, ये दोनों ट्रैवलर्स वर द पायनियर्स, ये शुरू करने वाले थे नए मगरबी साम्राज्य को, और साइंसी टेक्निक इसका बुनियादी हथियार था। द ईस्ट विच हैड led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century outward. मशरक़ी दुनिया जो साइंस में आगे थी, जिसने साइंस में क़यादत की दुनिया की, यूनान की उरूज से पहले और रोम के ज़वाल के बाद, वो बिल्कुल ही हरा दी गई, उनको मात दे दिया मगरबी दुनिया से 16वीं सदी के शुरुआत से ही। वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट द वेरी बेस्ट लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। मगरबी फतवाहत, ये कम से कम कहा जाए तो मगरबी असरात, वो ताकतवर होना, वो जड़ पकड़ना शुरू हो गए थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारी दुनिया में। व्हेन आई वाज यंग एवरीबडी इन वेस्ट एक्सेप्टेड दिस डोमिनेशन एज अ मैटर ऑफ कोर्स एंड समथिंग लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। जब मैं एक जवान था तो हर कोई मगरिब में इस गलबे को कबूल किया करता था कि जैसे ये एक हमेशा चलने वाला मामला है और कभी भी रुकने वाला नहीं, कभी भी थमने वाला नहीं, कि वेस्ट हमेशा पावरफुल रहेंगे। वंस अगेन एज एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ रोम, wars between Germans and other Occidentals so enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asia in subjection. एक दफ़ा फिर जैसे कि रोम के ज़वाल के दौरान हुआ था कि लड़ाई हुई जर्मन्स के दूसरे ऑक्सीडेंटल्स के साथ, मतलब दूसरे मगरबी अक़वाम के साथ। इससे यूरोप इतना कमज़ोर पड़ गया कि अब वो एशिया को अपने तसल्लुत में नहीं रख सकता था। इट इज़ नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज़ थ्रेटेंड बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विद पैकिंग। अब ये यूरोप है जिसकी आज़ादी को ख़तरा है। किससे भाई? मॉस्को की पैकिंग के साथ जो अलायंस है, जो दोस्ती हुई, गठजोड़ हुई है, इससे यूरोप को बहुत बड़ा, उसकी आज़ादी को, उसकी सालमियत को बहुत ज़्यादा जो है मसला है, थ्रेटेंड है वो। मॉस्को इज़ द एक्चुअली द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, वाइल पैकिंग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। सो पैकिंग इज़ द ओल्ड नेम एक्चुअली, नाउ अ डेज वी कॉल इट बीजिंग। तो चाइना मतलब चेयरमैन माओ के दौर में, और उसने जो है वो रशियन जोसेफ स्टालिन के साथ एक अलायंस किया था, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। दिस इज़ अ न्यू फेथ विच आई थिंक दैट इवन एशिया हैज़ नॉट येट एडिक्वेटली रियलाइज्ड। ये एक नई हकीकत है जो मुझे लगता है कि शायद एशिया ने भी अब तक पूरी तरह से नहीं समझा है। फॉर सेंचुरीज एशिया हैज़ सफर्ड अंडर द इंसोलेंस ऑफ द वाइट मैन। सदियों से एशिया मुब्तला है गोरे लोगों के जुल्म सितम पर। I have myself seen this insolence displayed in ways that made my blood boil, and that if I had been an Asian and not a European would have roast me to fury. मैंने ख़ुद इस नाइंसाफ़ी को, इस जुल्म सितम को देखा है बहुत तरीके से, जिससे मेरा खून खौल जाता है। अगर मैं यूरोपियन नहीं होता, एक एशियन होता, so would have roast me to fury, तो मैं जो है वो, मुझे बहुत गुस्सा हो जाता और मैं तैश में आ जाता, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा आता इस पर अगर मैं ये एशियन इन सारी जुल्म सितम को, नाइंसाफ़ियों को अपनी आंखों से देखता। दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस, एंड एज ऑलवेज हैपेंस इन सच केसेस देयर इज अ डेंजर लेस द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस शुड बिकम अ डिज़ायर फॉर कॉन्क्वेस्ट। यूरोपीय गुलबे के एक लंबे तजर्बे ने मुझे कुदरती तौर पर पैदा कर दिया था एक फ़िज़ा रेजिस्टेंस की, मतलब मुज़ाहमत की। और जैसा कि इन हालतों में अक्सर होता है, कहीं ऐसा ना हो, ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी की लड़ाई एशियाई कौमों के लिए और डिज़ायर फॉर कॉन्क्वेस्ट, फतवाहत की चाहत बन जाए कि वो आज़ादी हासिल करने के बाद डिफरेंट नेशंस को कॉन्क्वेयर करना शुरू कर दें। There are, it is true, some remnants of white imperialism to be swept away. सच्ची बात है कि सफ़ेद साम्राज्य के कुछ बाकियात हैं, उनको अभी यहाँ से धो डालना है।
The French are reluctant to abandon their claims in Indochina, the British clings to Malaya, and still hope to salvage something in Western Asia and Egypt and the Sudan. Reluctant मतलब बेदिल होना, abandon मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, claim मतलब दावे या इलाके। तो फ्रेंच बहुत बेदिल हैं कि वो अपने इंडो चाइना के इलाके को छोड़ दें। इंडो चाइना इज़ द कलेक्शन ऑफ वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस, 3 कंट्रीज़। जबकि द ब्रिटिश क्लिंच टू मलाया, ब्रिटिश जो बरतानिया क्लिंच चिपटी जो है वो चपकी हुई है मलाया से। मलाया इज़ ओल्ड नेम ऑफ मलेशिया, मलेशिया को नहीं छोड़ना चाह रही। एंड स्टिल होप्स टू सैल्वेज, सैल्वेज मतलब बाहर निकलना, फ़ायदा लेना। और वह मगरबी एशिया से और इजिप्ट से और सूडान से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा लेना चाह रही है। बट इन ए लार्ज व्यू इट इज़ क्लियर दैट व्हाट रिमेंस ऑफ यूरोपियन पावर इन एशिया इज़ डूम्ड। लेकिन एक बड़े नज़रिए पर अगर हम देखें तो जो भी यूरोपीय ताकत थी एशिया में, अब वो तबाह हो चुकी है। No one can seriously suppose that Western Europe can long retain such threats of power as remain to it in Asia. कोई भी ये बात नहीं समझ सकता, कोई भी बात नहीं कह सकता संजीदगी के साथ कि मगरबी यूरोप की जो है वो लंबे अरसे तक बचा रख पाएगी इन थ्रेट्स ऑफ पावर, ताकत के टुकड़ों को एशिया में। Nor does it seem probable that American imperialism will be able to replace that of Western Europe. और नहीं ऐसा मुमकिन लगता है कि अमेरिकी साम्राज्य जो है वो वेस्टर्न यूरोप के साम्राज्य को रिप्लेस कर पाएगी, तब्दील कर पाएगी। कि ऐसा नहीं हो सकता कि जबकि ब्रिटिश चले जाएगी तो अमेरिका जो है वो काबज़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। और नॉर्मली पॉलिटिकली ऐसा हुआ भी नहीं कि अमेरिका ने किसी कंट्री पर कब्ज़ा तो नहीं किया, बट अमेरिकन इन्फ्लुएंस या उन्होंने जो इकोनॉमिकली जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है और उनको जो है वो कमर्शियली कह लो कि उनका इस्तेसाल किया है, एक्सप्लॉयटेशन की है। लेकिन एक तरह से मिलिट्रिस्टिक वे पर उन्होंने जो है वो किसी कंट्री पर कब्ज़ा नहीं किया है। देयर इज़ ओनली वन इम्पीरियलिज्म विच नाउ एफर्ट्स एनी मेनेस टू एशिया। सिर्फ एक साम्राज्य ऐसा है जो एशिया को कोई ख़तरा देता है, इट इज़ दैट ऑफ रशिया। ये रशिया का साम्राज्य है। द ट्रेडिशंस ऑफ सिविलाइजेशन इन एशिया आर एंशिएंट एंड ग्लोरियस। एशिया के तहजीबी रिवायात कदीम हैं और शानदार हैं। आई डो नॉट विश टू सी दैम वाइप्ड आउट एज अफेयर इज़ हैपनिंग इन चाइना बाय डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर। मैं उनको ख़त्म होता हुआ नहीं देख सकता, जैसे मुझे डर है कि चाइना में हो रहा है, बाय डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर। मगरबी सकाफ़त की एक कमतर शक्ल ने जिसके साथ ऐसा किया है, और वो क्या है, कम्युनिज़म। दो इट इज़ नॉट वाइडली रिकोगनाइज ईदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट, इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट विरुलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। कम्युनिज़म मतलब इश्तराकियत, अगरचे इसको मशरिक़ और मगरिब में ज़्यादा नहीं समझा जाता, और ये सबसे जदीद तरीन और सबसे विरुलेंट, सबसे ख़तरनाक किस्म है मगरबी साम्राज्य की। इट्स फ़िलासफ़ी इज़ जर्मन एंड इट्स रिजीम इज़ इम्पोज्ड बाय मिलिट्री फोर्स। इसका फ़लसफ़ा जर्मनी से आया है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फ़िलासफ़र थे जिन्होंने इसका नज़रिया दिया है, और इसके रिजीम और इसकी जो हुकूमत है वो बनाती है मिलिट्री फोर्स, फ़ौज की ताकत से बनती है। If the reawakening of Asia were to take the form of subjection to communism, there would be little in that could be welcomed by any friend of humanity or civilization. अगर एशिया की असर व बेदारी अगर वह तसल्लुत में आ गई कम्युनिज़म की इश्तराकियत के, तो बहुत कुछ ही ऐसे दोस्त होंगे इंसानियत के या तहज़ीब के जो इसको वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे एशिया में। मतलब बस जो है वो बर्ट्रैंड रसल है, वो कम्युनिज़म के या इश्तराकियत के ख़िलाफ़ हैं। What then should an enlightened and impartial spectator hope as regards to development of Asia? तो फिर एक रोशन ख्याल और एक गैर जानिबदार स्पेक्टेटर, तमाशाई या जो है वो क्या उम्मीद करता है एशिया की तरक्की के बारे में। There are some things which though in many ways regrettable, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तरीक़ों से regrettable है, काबिल अफसोस हैं। It is necessary to accept as conditions of survival in the modern world. ये भी ज़रूरी है कि कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल के ज़िंदगी जीने के शर्तों को हम जो है वो कबूल करें जदीद दुनिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस इज़ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज़म, और में सबसे अहम है क्या, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज़म मतलब सनअतकारी का फ़रोग़। The power of England in the early 19th century was based upon a virtual monopoly of machine production. The power of Russia and the United States in the present day is due to the supremacy in this respect. इंग्लैंड की जो ताकत थी 19वीं सदी में वो मुश्तमिल थी वर्चुअल मोनोपोली, मुकम्मल जो है वो मोनोपोली पर, उजारादारी पर, मशीन प्रोडक्शन की। और आज रूस जो ताकतवर है, अमेरिका जो ताकतवर है आज के दिन, हाल के दिनों में,
वो इसी इंडस्ट्रियलिज्म, सनतकारी पर सुप्रीमेसी बढ़तरी की वजह से आज वो दुनिया के सुपर पावर बने हुए हैं। इट इज़ यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट मिशनाइजेशन। ये बेकार है, फजूल है कि हम मशीनकारी के जो है वो ख़िलाफ़ बात करें, बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ पावर एंड बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड हैव डिफ़िकल्टी इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस। चूँकि ये ताकत का एक ज़रिया है और वो लोग जो पीछे रह गए उनको अपनी आज़ादी को बचाने में मुश्किलात पेश आईं। When industrialism was new in England, it rose indignant protest on account of its ruthlessness and destruction of beauty. जब बरतानिया में या इंग्लिस्तान में जब ये सनतकारी नई थी तो इसने इंडिजनेंट प्रोटेस्ट, मतलब कि स्कैटर्ड बिखरे हुए उसने प्रोटेस्ट या एहतजाजों को उकसाया था। क्यों भाई? ऑन अकाउंट ऑफ वजह क्या थी? इट्स रूथलेसनेस, इसकी सफाकी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, और खूबसूरती की तबाही। लोगों ने प्रोटेस्ट किया इंडस्ट्रियलिज्म के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में कि ये बहुत जालिम चीज़ है और इससे खूबसूरती तबाह हो रही है डिफॉरेस्टेशन वगैरह की वजह से। These protests were eloquently expressed in Carlyle's past and present, but they remain complete ineffective. इन एहतजाजों को eloquently, फसाहत के साथ ज़ाहिर किया गया कार्लाइल की किताब पास्ट एंड प्रेजेंट में, हाल और माजी में, लेकिन ये बिल्कुल ही गैर मौसर रहे ये प्रोटेस्ट। कार्लाइल कौन है? थॉमस कार्लाइल वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरिशियन जिन्होंने इन प्रोटेस्ट के बारे में अपनी किताब में लिखा था। तो ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट इनफेक्टिव रहे, गैर मौसर रहे, उनका तासुर कोई क्रिएट नहीं हो पाया। दे आर सिमिलरली इनफेक्टिव इन द प्रेजेंट डे, और आज भी ये प्रोटेस्ट इस तरह के जो हैं वो गैर मौसर हैं आज के दिन में। गांधी, in spite of this his immense influence over his compatriots, was totally unable to restore the spinning wheel. गांधी अगरचे उसकी बेहद ज़्यादा वो असर रखता था अपने कॉम्पेट्रियोट्स, अपने हमवतनों में, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया था स्पिनिंग व्हील को रिस्टोर करने में। स्पिनिंग व्हील में तक घूमता चरखा जो उसने, गांधी जी ने जो होम इंडस्ट्रीज़ के बारे में गाइडेंस की थी, तो वो उसमें नाकाम हो गया। मशीन प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक टेक्निक जनरली इज़ बाउंड टू प्रिवेल वेयर एवर देर इज़ सफिशेंट सिविलाइजेशन टू मेक इट पॉसिबल। मशीनकारी और साइंसी तकनीक वो तो खुद ब खुद ही फैल जाती है जहाँ पर भी तहजीब होती है उसको मुमकिन बनाने के लिए। द मोस्ट सिनिस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इज़ इन रिगार्ड ऑफ वेपन ऑफ वॉर। सबसे ज़्यादा कह लें कि जो मोहलिक काम है साइंसी तकनीक का वो क्या है? वेपन ऑफ वॉर, जंग के हथियारों को बनाना है। मस्ट वी फेयर दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन कंट्रीज will bring an increase in the amount of human energy will be thrown in the side of peace. Must we fear that the independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy toward war? क्या हमें इस बात से डरना चाहिए कि इस एशियाई कंट्रीज़ की जो आज़ादी है इससे जो है वो जंग में मशगूल इंसानी तवानाई में इजाफ़ा होगा? और मे वी होप दैट द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ पीस। या फिर हम ये उम्मीद रखें कि एशिया पे जो नए असरात आ रहे हैं दुनिया में, तो वो जो है वो अमन की तरफ चली जाएगी, अमन के राह में गामज़न हो जाएगी। I think it is too early to have an opinion as what is likely to happen in this respect, but it's not too early to have an opinion as to what is desirable. मुझे लगता है कि अगर मैं कोई राय दे दूँ इस पर, तो ये बहुत जल्दी होगी क्या होने वाला है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगी अगर मैं ये राय दे दूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इंटू टू वास्ट ब्लॉक्स फिल्ड विद बिस्टर हॉस्टिलिटी टू ईच अदर इज डिजास्टरस। जब ये दुनिया की तंजीम दो बड़े ख़ित्तों में हो जाती है जो आपस में बिटर हॉस्टिलिटी, सख्त दुश्मनी रखते हैं एक दूसरे के लिए, ये डिजास्टरस होता है, ये तबाहकुन होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स नॉट बिलोंगिंग टू ईदर ब्लॉक इज़ टू बी वेलकम्ड सिंस इट गिव्स सम होप दैट इफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेक्स आउट अ पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विल एस्केप इट्स हॉरर। तो ऐसे रियासतों का क़याम जो दोनों में से किसी ब्लॉक से ताल्लुक़ ना रखें, इनको वेलकम किया जाएगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इससे हमें उम्मीद मिलेगी कि अगर कोई तीसरी जंग अज़ीम शुरू होती है तो बने हुए इंसान के ख़ित्ता ऐसा भी होगा जो उसकी हौलनाकियों से बचा रहेगा, फ़रार हो पाएगा। आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व व्हाट हैज़ बीन ऑफ वैल्यू इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन एंड शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी स्वैम्ड बाय सम ऑफ द वर्स्ट ऑफ फीचर्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग अंडर द इम्प्रेशन दैट इट इज़ द ओनली वे टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस। मुझे लगता है कि एशियाई कौमों को
जो है वो प्रिज़र्व करना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू है, जिसकी कदर है उनकी अपनी तहज़ीबी रिवायात में। और उनको नहीं इजाज़त देनी चाहिए कि उनकी तहज़ीबी रिवायात ख़त्म हो जाए, स्वयं मतलब वो शफ़ाफ़ हो जाए, ख़त्म हो जाए कुछ मगरबी सोच के बदतरीन खदोखाल की वजह से, इस इम्प्रेशन के साथ, इस तासुर के साथ कि भाई यही वाहिद रास्ता है इंडिपेंडेंस को बचाने का, आज़ादी को बचाने का। It is of course a trifle absurd to speak of Asia as a unity, and only opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. ये बिल्कुल ही फ़जूल बात है, ट्राइफल एब्सर्ड, ये बिल्कुल एक फ़जूल बात है कि हम एशिया की बात करें एक इत्तेहादी तौर पर, यूनिटी के तौर पर, चूँकि मगरबी साम्राज्य से जो मुखालफत है इसने उनको ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। Asia contains half the population of the world and at least 3 distinct civilizations, that of Islam, that of India and that of China. एशिया में दुनिया की आधी आबादी रहती है और कम से कम 3 बिल्कुल मुख्तलिफ तहज़ीबें रहती हैं, इस्लाम की, इंडिया की या हिंदुओं की और चाइना की तहज़ीब। These differ from each other just as much as they differ from the civilization of Christians, and there is no the faintest reason to expect them all to act in unison. वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो मुख्तलिफ हैं ईसाइयों की तहज़ीब से, और कोई बहुत हल्के से भी एक रीज़न, एक वजह नहीं है कि हम ये उम्मीद करें कि वो सब काम करेंगे यूनिसन इत्तेहाद के साथ। What is to be hoped is not to an endeavor after cultural or political unity, but a determination to uphold independence at home and to respect it elsewhere. तो फिर क्या उम्मीद करनी चाहिए कि ये कोशिश जद्दोजहद ना करे एशियाई अक़वाम के सकाफ़ती या मजहबी सियासी तौर पर उनको इत्तेहाद में ले लें, एक ही कंट्री बन जाएं, लेकिन एक अज़म हो कि वो अपनी आज़ादी को बचाएं अपने घर पे, अपने मुल्क में, और दूसरों की आज़ादी की रिस्पेक्ट करें, उसकी इज़्ज़त करें हर जगह पर, दूसरे कंट्रीज़ पर। एंड व्हेन आई स्पीक ऑफ इंडिपेंडेंस आई एम नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ पॉलिटिक्स बट आल्सो ऑफ कल्चर। और जब मैं आज़ादी की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं कर रहा होता, जबकि मैं कल्चर, सकाफ़त की भी बात कर रहा होता हूँ। देयर इज़ अ ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। बहुत बड़ा ख़तरा है कल्चरल यूनिफॉर्मिटी का, सियासी तौर पर यकसा होने का। एंड व्हेन आई स्पीक ऑफ इंडिपेंडेंस आई एम नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ पॉलिटिक्स बट आल्सो ऑफ कल्चर। और जब मैं आज़ादी की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ सियासी आज़ादी की बात नहीं करता, सकाफ़ती आज़ादी की बात भी करता हूँ। देयर इज़ अ ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। बहुत बड़ा ख़तरा है कि जो है वो यकसानियत आ जाए सकाफ़त के अंदर। नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज़ एवर बीन कॉस्मोपॉलिटन। कोई भी बहुत बड़ी तहज़ीब, मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज़म इज़ बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी। जदीद कॉस्मोपॉलिटनिज़म ये मुश्तमिल है, ये बेस करती है, बुनियाद उसकी होती है साइंस और मशीनरी। These two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures and have shown themselves such powerful solvent that they tend to put an end not only to what was bad but also to what was good in the culture of the past. ये दो अनासिर जो तहज़ीब के हैं, इन्होंने सुपर इम्पोज किया है, इन्होंने जो है वो बरतरी सबकत ले गए हैं उन तमाम पुराने तहज़ीबों पर, और उन्होंने ख़ुद को साइंस और मशीनरी, ये दो, उन्होंने ख़ुद को ऐसे सॉल्वेंट साबित किए हैं, मुहल्लिल साबित किया है, ताकतवर सॉल्वेंट साबित किया है कि वो ख़त्म कर देता ना सिर्फ उस चीज़ को जो बुरी है, बल्कि उस चीज़ को भी ख़त्म कर देता जो अच्छी है कल्चर में माजी की। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट दे आर नेसेसरी एंड दे आर गुड इफ़ राइटली कंट्रोल्ड, बट इट नॉट टू बी एडमिटेड दैट एडुलेशन ऑफ देम शुड स्वीप अवे एवरीथिंग। इस पे तो एडमिट करना चाहिए, इस पर तो राज़ी होना चाहिए कि ज़रूरी है और अच्छे भी हैं अगर उनको सही से कंट्रोल किया जाए, और इसको भी एडमिट करना चाहिए कि एडुलेशन ऑफ देम, इनकी बढ़ोतरी, इनको अगर इजाफा इनका, वो हर चीज़ को तबाह भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। इफ़ ह्यूमन लाइफ इज़ टू बी टॉलरेबल इट कैन नॉट बी होली मशीनाइज्ड। अगर इंसानी ज़िंदगी को जीने का काबिल बनाना है तो उसको मुकम्मल तौर पर हम मशीनाइज नहीं कर सकते। इट मस्ट कंटिन्यू टू कंटेन पोइट्री एंड म्यूज़िक एंड आर्ट एंड लव एंड द सिंपल जॉयज़ ऑफ लाइफ। इसमें लाजमी शामिल होना चाहिए शायरी और मौसीकी और फ़न और मोहब्बत और ज़िंदगी की सादा सी खुशियाँ। दीज आर थिंग्स दैट टेंड टू बी फॉरगॉटन इन अ मशीन एज। ये वो चीज़ें हैं जिनको मशीन के दौर में भुला दिया गया था। दे आर फॉरगॉटन इन द कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी। इनको कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी में, मतलब कि इश्तराकी फ़लसफ़े में उनको भुला दिया गया है।
and they are not given sufficient weight by many men who think themselves in the forefront of progress. और कोई भी इंसान इसको वज़न नहीं देगा इस बात को जो अपने आप को जो है वो हर अव्वल दस्ते में पाता है, मतलब सामने महाज पर पाता है प्रोग्रेस की, तरक्की की. आई शुड लाइक टू होप दैट रीअवेकनिंग एशिया विल रिमेंबर दीज एलिमेंट्स इन गुड लाइफ. मैं सोचना पसंद करता हूँ, मुझे उम्मीद करना चाहिए कि एशिया की असर बेदारी अच्छी ज़िंदगी में इन तमाम अनासिर को याद रखेगी. I should like to think that rivalries and the struggle of national independence will not be so severe as to compel militaristic machinization. तो मुझे सोचना चाहिए या मैं सोचना पसंद करता हूँ कि राइवलरीज, दुश्मनियाँ या कौमी आज़ादी की जद्दोजहद इतनी ज़्यादा शदीद नहीं होगी कि इससे कंपेल करेगी कि मजबूर हो जाएंगे कौमी मिलिट्रिस्टिक मशीनाइजेशन, मतलब कि मशीनकारी करने में मिलिट्री के लिए या फ़ौज के लिए असले बनाना. आई शुड से टू द रीअवेकनिंग नेशंस ऑफ एशिया, मैं कहना चाहता हूँ एशिया की असर नौ बेदार होने वाली कौमों से, जो डिवीज़न ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टू हॉस्टाइल कैम्प, बट your independence will not be very difficult to preserve, especially in view of the division of the rest of the world into hostile camps. कि आपकी आज़ादी को बचाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, ख़ास तौर पर नज़रिए के साथ जब दुनिया दो हिस्सों में दो हॉस्टाइल कैंप में, दो दुश्मनी वाले खेमों में तकसीम हो जाएगी. बट वॉट विल परहैप्स बी मोर डिफ़िकल्ट विल बी टू रिफ्रेन फ्राम कॉपिंग द मिस्टेक्स ऑफ द वेस्ट. लेकिन मुश्किल ये होगा शायद कि आप अपने आप को बचा पाएँ, ये ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप अपने आप को रिफ्रेन कर पाए, बचा पाएँ मगरिब की गलतियों को दोहराने से. द वेस्ट थ्रू आउट the last 5 centuries has displayed extraordinary energy which is taking many forms, some good, some bad. मगरिब ने गुज़िश्ता 500 सालों से दिखाई है गैर मामूली तवानाई जिसने बहुत सी शक्लें ली हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी. इट इज़ एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड फ्राम पोल टू पोल. मगरिब ने जो है वो दुनिया को तस्खीर कर लिया है, कुतुब शुमाली से कुतुब जुनूबी तक. इट हैज़ लर्न द सीक्रेट्स ऑफ एटम्स एंड स्टार्स. उसने तारों का और जौहरों के राज को फाश कर दिया है, सीख लिया है. इट हैज़ डिस्कवर्ड हाउ टू प्रोड्यूस सच एन एबंडेंस ऑफ नेसेसरीज एंड कम्फर्ट्स एज प्रीवियस एजेस वुड हैव थॉट अनइमेजिनेबल. उसने दरियाफ्त कर लिया है कि किस तरह से पैदा करें एक वाफिर मिकदार में ज़रूरियात और आसाइशें, जैसे कि पुराने दौर के लोग उसको अनइमेजिनेबल, नाकाबिल तसव्वुर समझते थे. बट ऑल दिस विच माइट हैव मिनिस्टर्ड टू ह्यूमन हैप्पीनेस has been vitiated by one fatal fault, the love of power over human beings. लेकिन ये सब का सब जिसने मिनिस्टर्ड किया, जिसने तबाह किया इंसानी खुशियों को, has been vitiated, और ये शुरू हुई एक गलत फॉल्ट से, एक फेटल फॉल्ट, एक मोहलिक उनकी गलती से. द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बींग्स, कि उन्होंने इंसानों से ज़्यादा ताकत से मोहब्बत की. अफ्रीकन नेशंस अलाइक हैव बीन टॉर्चर्ड एंड ऑप्रेस्ड बाय द एनर्जेटिक इंजेन्युइटी ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट. अफ्रीकी अक़वाम और एशियाई अक़वाम दोनों को टॉर्चर किया गया, जुल्म सितम किया गया बाय द एनर्जेटिक इंजेन्युइटी, जो तवानाई के साथ तवानाई के साथ जो उनका इस्तेसाल हुआ है वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट की जानिब से. इफ़ द वर्ल्ड इज़ टू बी हैप्पी, energy and ingenuity must no longer be expended in the exploitation of those who have less of these qualities. अगर दुनिया में खुशी लानी है तो तवानाई को, ठीक है, और अपनी ताकत को नहीं दिखाना चाहिए या उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए उन लोगों का इस्तेसाल करने के लिए जिनके पास ये क्वालिटीज़ नहीं है. मैनकाइंड मस्ट लर्न अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विच हैज़ नेवर हाइदर टू एग्जिस्टेड. इंसान को सीखना होगा लाजमी डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी इज़्ज़त के बारे में सीखना होगा जो अब तक मौजूद नहीं है. Perhaps some at least of the nations of Asia will have learned this lesson from their suffering at the hands of ingenious despots. तो शायद कुछ एशिया के अक़वाम ने सीख लिया है इस सबक को जब वो मुब्तला रहे हैं हाथों में इंजीनियस डिस्पॉट्स. इंजीनियस मुराद के जो ताकतवर डिस्पॉट, ज़ालिम हुक्मरान, उनके ज़ेर असर उन्होंने इसको सीख लिया है. Perhaps on the other hand, they will only have acquired to wish to imitate the ruthless mastodons who are bringing the West to disaster. शायद दूसरे हाथ में वो सिर्फ क्या करेंगे भाई, इमिटेट करेंगे, वो नकल करेंगे ruthless ज़ालिम mastodons are the old elephants, पुराने ज़माने में जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं.
शायद वो सफाक मेस्टोडॉन्स की नकल करेंगे जो मगरबी दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आई हैव नॉट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड आई कैन नॉट प्लम द डेप्थ ऑफ ह्यूमन फुली। मेरे पास पैगम्बरी का तोहफ़ा नहीं है और न ही मैं इंसानी हमाकत को नाप सकता हूँ। प्लम मतलब मेजर करना, नापना, उसकी गहराई को मैं नाप भी नहीं सकता। बट वाइल देयर इज़ अनसर्टेनिटी, होप एंड अप्रहेंशन इज इक्वली रेशनल एंड होप इज़ मोर लाइकली टू बी बेनिफिशियल। और जब गैर यकीनी हो किसी चीज़ में तो उम्मीद और दुआ ये अकली होती है, रेशनल होती है, अकली होती है, और उम्मीद करना ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। सो लॉन्ग देयर फॉर एज होप रिमेंस पॉसिबल, इसलिए जब तक उम्मीद ज़िंदा है आई शैल कंटिन्यू टू होप, मैं उम्मीद करता रहूँगा। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ माई होप विल बी सेंटर्ड इन द ईस्ट, और मेरी उम्मीद का एक बड़ा हिस्सा उस मरकूज़ होगा एशियाई ममालिक की तरफ कि वो दुनिया में सुरखरू होंगी, तरक्की हासिल करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइन बाय लाइन translation of reflections on the reawakening East by Bertrand Russell. If you have any doubts or queries regarding this lecture, please feel free to WhatsApp me at my given number, which I have given you in description, or you can also ask in the comment section of this video. Furthermore, I have also made a lecture on the summary of this complete chapter. If you want a short summary of the chapter or the description or the perspective according to me as per this chapter, so you have to watch the summary as well. I have given the link of summary as well on the comment section, on the description box. So take care of yourself. Inshallah we will meet again with the next new lecture. Allah Hafiz.